हेलो स्टूडेंट, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जाखड़ क्लासेज में। 12th क्लास से का जो ब्लूप्रिंट आया था बोर्ड का, उसमें इस बार एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी सारे शामिल किए गए थे। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस चैनल के माध्यम से हमने एक नया इनोवेशन किया था और शुरुआत कर दी थी एमसीक्यू सीरीज की। स्टूडेंट, अपनी बायोलॉजी के अंदर 13 चैप्टर टोटल हैं, जिनमें से 10 चैप्टर के आपको एमसीक्यूज मैंने प्रोवाइड करवा दिए। लगभग 300-350 के करीब क्वेश्चन आपको मिल गए हैं। टोटल एनसीईआरटी में से लगभग 500 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। बच्चा, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम करके जितना भी मसाला था वो आपके सामने रख दिया गया, ताकि आपका जो पढ़ने का जो शेड्यूल है उसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं आए। आपको सीधे सीधे क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से मिलने वाले हैं। आपको जानकर बड़ी ही खुशी होगी, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अच्छी तरीके से जुड़े हैं। किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जाकर के देखना, राजस्थान का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर फर्स्ट चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक लाइन टू लाइन एमसीक्यू उठाए गए हैं और वो आपके सामने रख दिए गए, जो आपकी तैयारी को और अधिक मजबूत बनाने वाले हैं। बच्चा, टाइम को खराब किए बगैर हम चलते हैं आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में और नया चैप्टर शुरू करते हैं। जीव और समष्टियाँ, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन क्या होता है, और इसका आज पढ़ेंगे हम पार्ट फर्स्ट में किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन धमाकेदार स्क्रीन पर दिख रहा है। इस पर दी अपवर्जन नियम को देने वाला था। देखो, आपको 4 साइंटिस्ट दिख रहे हैं। प्रोफेसर रामदेव मिश्र, पहला ही क्या कर रहा है, प्रोफेसर रामदेव मिश्र है, दूसरा गोसे है, तीसरा एलन है, चौथा स्वामीनाथन है। इन चारों साइंटिस्ट में से किसने स्पर्धी अपवर्जन का नियम दिया था? तो आपको याद रखना है, ये नियम किसका है? गोसे नामक साइंटिस्ट का है। बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों के कान व पाद प्राय छोटे होते हैं ताकि उष्मा की हानि कम से कम हो या कम होती है। ये किसका नियम है? ये हेलन का नियम है, एलन का नियम है, डेलन का नियम है। द ऑप्शन कहता है ए व ब दोनों सही हैं। तो आपको याद रखना है, ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों के कान व पाद प्राय छोटे होते हैं ताकि उष्मा की हानि कम से कम हो। यहाँ पर देखो, ये है क्या हो, कम से कम हो। तो आपको याद रखना है, ये सिद्धांत या नियम देने वाला वैज्ञानिक कौन था? एलन नामक वैज्ञानिक था। 2 पहले क्वेश्चन इतने शानदार हैं जो आपको डेफिनेटली एग्जाम में मिलने वाले हैं। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की ओर। समष्टि का दूसरा विशिष्ट गुण है। देखो क्या कहता है, समष्टि का दूसरा विशिष्ट गुण है। पहला ऑप्शन है लिंग अनुपात है, दूसरा कहता है जन्म दर है, तीसरा कहता है मृत्यु दर है, चौथा कहता है यूरिथर्मल है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं और अगला पूछ रहा है समष्टि का दूसरा विशिष्ट गुण किसको माना जाएगा। तो स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है, दूसरा जो विशिष्ट गुण है वो किसको माना जाता है? लिंग अनुपात को माना जाता है। किसको माना जाता है? लिंग अनुपात को। इस प्रकार से अपना जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब एक जीव को हानि हो तथा दूसरे को न लाभ हो न हानि हो तो समष्टि की पारस्परिक क्रिया कहलाती है। बहुत शानदार क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। जब एक जीव को हानि होती है, दूसरे को न लाभ होता है न हानि होता है, इस घटना को कहते हैं परभक्षण कहेंगे, इसको परजीविता कहेंगे, इसको सहोपकारिता कहेंगे, इसको अंतरजातीय परजीविता कहेंगे। याद रखना, ये जो 4 क्वेश्चन मैं आगे वाले देने वाला हूँ ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इन्हीं से मेजर क्वेश्चन बनेगा और इन्हीं से माइनर क्वेश्चन बनेगा। जब एक जीव को लाभ होगा, दूसरे को न लाभ होगा न हानि होगा, इस घटना को क्या कहा जाता है? स्टूडेंट, बड़े ही ध्यान से गौर से समझना है। तो इस घटना को क्या कहा जाता है? अंतरजातीय। क्या कहा जाता है? अंतरजातीय परजीविता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतरजातीय परजीविता। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपना जो द ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, जो द ऑप्शन है वो अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर और 5 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। निम्न में से किस में दोनों जातियों को हानि होती है? बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। यानी किस घटना के अंदर दोनों जातियों को हानि होती है? स्पर्धा के अंदर होगा, सहोपकारिता के अंदर होगा, परभक्षण के अंदर होगा, परजीविता के अंदर होगा। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर हैं। किसके अंदर दोनों जातियों को हानि होती है? क्या पूछ रहा है? अगला हानि की बात कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। जब कंपटीशन हो जाए, स्पर्धा हो जाए तो दोनों जातियों को क्या होती है? हानि होती है। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस में दोनों जातियों को लाभ होता है? बहुत शानदार क्वेश्चन। फिर से एक बार, स्पर्धा के अंदर, सहोपकारिता के अंदर, परभक्षण के अंदर, परजीविता के अंदर। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से किसके अंदर दोनों जातियों को लाभ होगा, बेनिफिट होगा?
तो स्टूडेंट ध्यान रखना, ये जो सहोपकारिता होती है इसमें दोनों जातियों को क्या होता है, लाभ होता है। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। फिर से 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। निम्न में से किस में एक जाति को लाभ होगा, दूसरी जाति को न लाभ होगा न हानि होती है, इस घटना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 सहोपकारिता, सहभोजिता, परभक्षण, परजीविता। देखो क्या कह रहा है, दोबारा पढ़िए क्वेश्चन को। एक जाति को लाभ है, दूसरी जाति को न तो लाभ है और न हानि है, तो इस घटना को क्या कहा जाता है? बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिएगा, इस घटना को सहभोजिता कहते हैं। इसको क्या कहा जाएगा? सहभोजिता। बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। परभक्षण तथा परजीविता में होता है, दोनों एक जैसे हैं क्वेश्चन, ये जो शब्द रखे गए हैं दोनों एक जैसे, एक जैसा ही अर्थ निरूपित करते हैं, तो दोनों का एक साथ क्वेश्चन बनाया गया है। परभक्षण तथा परजीविता में होता है दोनों जातियों को लाभ, दोनों जातियों को हानि, दोनों को न तो लाभ होगा न हानि होगी। द ऑप्शन कहता है एक को लाभ होगा दूसरे को हानि होगा। बड़े ध्यान से पढ़ना है, परभक्षण और परजीविता में क्या होता है? दोनों जातियों को लाभ होता है, दोनों जातियों को हानि होती है, दोनों जातियों को न लाभ होगा न हानि होगा, एक को लाभ होगा दूसरे को हानि होगा। बिल्कुल डेफिनेटली याद रखना, ये जो परभक्षण की घटना होती है, परजीविता की घटना होती है, इसमें एक जाति को लाभ होता है दूसरी जाति को हानि होता है। इस प्रकार से द ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। चर घातांकी जनसंख्या वृद्धि का सूत्र है, ये लो लगा लो 9 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन के ऊपर 5 स्टार डेफिनेटली पूछा जाएगा। चर घातांकी जनसंख्या वृद्धि का सूत्र है Rn अपॉन में Dn बराबर का Dt, Dn अपॉन में Dt बराबर का Rn, Dt अपॉन में Dn बराबर का Rn, Dn अपॉन में Rn बराबर का Dt। इसमें से चर घातांकी सूत्र को कौन निरूपित करेगा? तो आपको याद रखना है Dn अपॉन में Dt, Dn अपॉन में Dt बराबर का क्या हो जाता है? Rn हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। लघुगणक समष्टि वृद्धि, जिसको लॉजिस्टिक जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है, को किस समीकरण से व्यक्त किया जाता है? तो देखो पहला ही ऑप्शन कहता है Dn अपॉन में Dt बराबर का Rn। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि किस में था? ये चर घातांकी में, पहला ही गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन कहता है Dn अपॉन में Dt बराबर का Rn, कोष्टक में दिया हुआ है n माइनस का k अपॉन में n। फिर अगला कहता है कि Dt अपॉन में Dn बराबर का nr, k माइनस का n अपॉन में k। द ऑप्शन को पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है? Dn अपॉन में Dt बराबर का Rn, k माइनस का n अपॉन में k। बिल्कुल राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर? द ऑप्शन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है समष्टि के व्यष्टियों की वह जनसंख्या जो दी गई समयावधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं और चले गए वह हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पहला कहता है मृत्यु दर, दूसरा कहता है उत्प्रवासन, तीसरा कहता है आप्रवासन, चौथा कहता है जन्म दर। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। जब समष्टि की व्यष्टि की वह संख्या जो एक निश्चित समय अवधि में या दी गई समय अवधि में अपने आवास को छोड़कर कहीं और चली जाती है, उसको क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल उसको क्या कहा जाएगा? उत्प्रवासन कहा जाएगा। ब ऑप्शन सॉरी क्या हो जाएगा अपना? करेक्ट हो जाएगा, उत्प्रवासन जिसका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की ओर। PD बराबर का n अपॉन में s। देखो बहुत शानदार बीच में से बनाया, एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन उठाया हुआ क्वेश्चन है। PD बराबर का n अपॉन में s निरूपित करता है जन्म दर को, मृत्यु दर को, समष्टि घनत्व को, समृद्धि दर को। तो बिल्कुल ये किसको निरूपित करेगा? समष्टि घनत्व को निरूपित करेगा, या जिसको हम क्या कह सकते हैं? जनसंख्या घनत्व कह सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखो। समष्टियाँ जिस आवास में रहती हैं उसमें अपनी जनयोग्यता को अधिकतम बनाने के लिए विकसित होती हैं, जिसे फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। लेमार्कवाद कहेंगे, डार्विनियन फिटनेस कहेंगे, विशेषक कहेंगे, या फिर समष्टि घनत्व कहेंगे। तो इस प्रकार की घटना होती है ना, तो डार्विन ने दिया था प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, उसमें ही बताया था। तो उसमें क्या बताया गया था? डार्विनियन फिटनेस का मतलब होता है जो जीव अपने आप को वातावरण के अनुसार अडेप्ट कर लेता है वह सक्षम हो जाता है, जनन योग्य होता है और बच्चे उत्पन्न करता है। तो डार्विनियन फिटनेस के नाम से जिसको जाना जाएगा। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। किसके पुष्प के साथ मक्षिका कूट मैथुन करती है? हाफ ईयरली एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बोर्ड ध्यान से देखना है, और मोस्ट क्वेश्चन इस पर भी लगाओ 5 स्टार। ये हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा गया था कि किसके पुष्प के साथ में मक्षिका कूट मैथुन करती है, असत्य मैथुन करती है? सरसों के साथ में, अंजीर के साथ में, ओफ्रिस ऑर्किड के साथ में, या फिर एल्थेरोजिया के साथ में? तो आपको याद रखना है ओर्फिस या आर्फिस आर्किड जो होता है उसके साथ में ये जो मक्षिका होती है वो कूट मैथुन करती है। तो सही ऑप्शन अपना करेक्ट।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आमड़ा लिखा हुआ है, कोष्टक में लिखा हुआ केलोट्रोपिस, इसको आप आंकड़ा भी कह सकते हैं, में पाया जाने वाला विषैला पदार्थ होता है। पहला ऑप्शन कहता है कैफीन होता है, दूसरा कहता है निकोटीन होता है, चौथा कहता है ग्लाइकोसाइड होता है, और तीसरा कहता है ग्लाइकोसाइड होता है, चौथा कहता है क्विनीन होता है। तो आपको ध्यान देना, केलोट्रोपिस के अंदर पाए जाने वाला जो विषैला पदार्थ होता है उसको ग्लाइकोसाइड कहते हैं। तो ये जो अपना चैप्टर था बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने रखा गया, जीव और समष्टियाँ, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसका आज हमने पढ़ा पार्ट फर्स्ट, जिसके अंदर 15 क्वेश्चन आपके सामने रखे गए थे। विश्वास के साथ में पढ़ना है, फिल इन द ब्लैंक्स और ऑब्जेक्टिव, और कुछ मेजर क्वेश्चन इन्हीं 15 क्वेश्चन से बनने वाले हैं। तो बच्चा बड़े ही ध्यान के साथ में पढ़ना है। फिर भी कोई क्वेश्चन यदि समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताना है कि हमें ये समझ में नहीं आया। दूसरी बात, टेस्टिंग के रूप में आपको चलना है कि आपके कितने क्वेश्चन एकदम करेक्ट हुए हैं वो आप जरूर कमेंट में बताएंगे। मिलेंगे सेकेंड पार्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।